क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिल की ओर हम, बढ़ते रहे मंजिल की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। तो इसी वक्तव्य के साथ आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज जो सेशन होगा ये पार्ट 2 सेशन है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसके पहले पार्ट 1 जो है मैंने करा रखा है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन का। तो आज ये आपका पार्ट मैं लिख दे रहा हूँ, ये पार्ट 2 है। जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके जो है कि लिंक ओपन करके पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पार्ट 1 तो हो गया था और पार्ट 2 में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, कहता है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है, किससे संबंध है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, मृदा संरक्षण से है, जल संसाधन संरक्षण से है, खनिज संपदा संरक्षण से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। अब इसके संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए भारत जो है, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एक ऐसा देश है विश्व में जो कि पर्यावरण और वन्य जीवन की रक्षा के लिए संविधान में भी इसके प्रावधान किए गए हैं, इसके नियम बनाए गए हैं। जो कि मुख्य धारा आपका 21 है, संविधान की धारा 21 के अंतर्गत बताया गया है कि, और 21 में अनुच्छेद अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 47 और 48 तथा 51 ए में इसके बारे में बताया गया और इसके नियमों के बारे में बताया गया। अगर इस नियमों का पालन करते हैं तो हम लोग अपना वन एवं वन्य प्राणियों की रक्षा कर सकते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन से देखते हैं। कहता है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। तो इसकी व्याख्या मैं प्रश्न 1 में करा रखा हूं, जहां पे बताया गया था कि 4 अरब हेक्टेयर है 1948 में। लेकिन बाद में इसमें काफी गिरावट हुई थी और गिरावट होने के बाद 2005 में पुनः हम लोग जो है 1948 की स्थिति में पहुंच गए थे। ऐसा मैंने वहां पे भी जिक्र किया था। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे तो प्लीज प्रश्न 1 भी देखना ना भूलें। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था, विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था, या फिर कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए ये जो कन्वेंशन किया गया था प्राकृतिक के संरक्षण के लिए किया गया था। और बता दूं कि इसके पहले भी विश्व के स्तर पे जो है पर्यावरण संबंधी बहुत सारे ऐसे संगठन बने हैं जो क्या कर्तव्यनिष्ठ हैं संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए। तो 1968 में देखिए अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। वहीं अगर दूसरी ओर पूछी जाए तो 1971 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स कन्वेंशन भी हुए हैं। और 1972 में जो है विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम भी बनाए गए। ये इसलिए बनाए गए थे ताकि हम लोग अपनी संस्कृति अपनी प्रकृति को बचा के रख सके। अगर अंतरराष्ट्रीय नियमों का इस प्रकार से पालन किया जाए और सख्ती से अगर पालन किया जाए तो हम लोग अन्य जीवों की जो है क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा घड़ियाल। अब इसके संदर्भ में व्याख्या देख लेते हैं। कहता है घड़ियाल जो है कहीं नहीं पाया जाता है, भारत को छोड़कर अगर एशिया में कहीं भी आप जाइएगा तो आपको घड़ियाल कहीं नहीं मिलेगा। अगर अगर इसकी बात किया जाए भारत में ये कहाँ पे रहते हैं, किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसके साथ में आपको कछुआ को भी मैं ले लिया हूँ। तो भारत की नदियों में आपको मिल जाएंगे ये दोनों, और झील में मिल जाएंगे, या फिर आपको समुद्र तटीय प्रदेशों में ये मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जलचर है एवं थलचर दोनों रूप में ये भ्रमण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, कबूतर, हंस, मयूर या फिर तोता। तो राइट आंसर आपका मयूर हो जाएगा। अब इसके संदर्भ में हम लोग थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है देखिए पक्षियों की अगर इसको क्षेत्र में बांटा जाए, कुल में बांटा जाए, तो ये पोवोनिया नियाई उपकुल के अंतर्गत 3 जातियों का सामूहिक नाम है इसमें कहा गया है, इसीलिए ये नाम दिया गया है पेवोनी नाय उपकुल के अंतर्गत आते हैं। और जिसमें से 2 जो है आपके भारतीय उपमहाद्वीप में मिलते हैं, भारतीय मोर, और दक्षिणी पूर्वी एशिया में मिलने वाले को हरा मयूर भी कहा जाता है जो कि एशिया में मिलती है। अब तीसरी जाति जो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कांगो में है। और ये कांगो कहाँ है, तो अफ्रीका के कांगो द्रोणी में मिलता है।
और भारत में अगर बात की जाए तो भारत में आपको नीला मोर अधिक मिलेगा और श्रीलंका में, इसीलिए यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी इसको इसी नीले मोर को बनाया गया है। अब इसकी अद्भुत सुंदरता के कारण ही जो है भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 ईस्वी को राष्ट्रीय पक्षी इसको घोषित किया गया है, जिसको अभी भी हम लोग राष्ट्रीय पक्षी के नाम से भी जाना जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ हुआ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में हुआ है, समुद्र सुंदरवन में हुआ है, पश्चिमी तटीय मैदान में हुआ है, या फिर पूर्वोत्तर राज्य में हुआ? तो देखिए मैंग्रोव वन का जो है सुंदर वन में हुआ था। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कहता है विश्व के, देखिए तटीय जो वन क्षेत्र है उसी को मैंग्रोव कहा जाता है, इसी को मैंग्रोव कहा जाता है, तटीय वन क्षेत्र को। अगर विश्व की बात की जाए तो 5% क्षेत्र ही भारत में है इसका, विश्व का। और ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है? समुद्री तटीय राज्यों में फैला है, जैसे कि पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में ही 50% के लगभग आपको मिल जाए, यानी कि 47.6%। दूसरे नंबर पे गुजरात आता है 21% के साथ। तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार आता है 14% के साथ में ये फैला हुआ। इसके अलावा अगर राज्यों की बात की जाती है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु आदि, केरल में भी मैंग्रोव वन मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। टैक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया, एड्स, कैंसर या फिर टीबी के लिए? तो कैंसर के लिए जो है टैक्सोल का उपयोग किया जाता है। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। ये देखिए हिमालय यव एक औषधीय पौधा है। ये क्या है? एक हिमालय यव जो है औषधीय पौधा है। ये किस प्रकार के हैं? चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष ये होता है, और ये पाए जाते हैं आपका हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो इसका जो छाल होता है, इसका जो पत्ती होता है, इसका जो टहनी होता है और इसके जो जड़ होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ये इनका हर चीज जो है टेक्सोल नामक रसायन इससे निकलता है। मतलब कोई भी चीज ले लीजिए, सभी से ये पदार्थ निकलता है और इसी का जो है कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी मैं बतलाने वाला हूं कि विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता है चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार, श्रीलंका, भारत, नेपाल? इसका भारत से संबंध था। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कहता है ईसा पूर्व पहली शताब्दी में आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक, देखिए यहाँ पे ये महर्षि चरक बताया गया था। ये एक क्या थे? वैद्य थे और आयुर्वेद के ये जनक कहा गया, यानी कि वैद्य थे। इनको जो है जड़ी बूटी का ज्यादा से ज्यादा ज्ञान था। क्यों ज्ञान था? क्योंकि इनके एक बुक थी चरिक संहिता। इसमें इन्होंने 200 प्रकार के उपयोगी पशु और 340 प्रकार के उपयोगी पौधों का उल्लेख किया है, यानी कि इसको गहन जानकारी थी पेड़ पौधों की, जड़ी बूटियों से संबंधित। इसलिए जो है, और ये कहाँ के थे? ये हमारे भारत के ही थे। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।